Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 की डेफिनेशंस। ठीक है, मिसलेनियस हैं ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट से हैं, सारी ही यूनिट से हैं। एंड डेफिनेशन है बेसिकली उस पर्टिकुलर टर्म से हमने डेफिनेशन ली है जिससे कि आपसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमने आपके PYQs से लिया है बेसिकली। तो ऐसी टर्म्स जिनसे कि क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेडली पूछे गए हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स में, तो वहाँ से हमने ऐसी टर्म्स उठाई हैं और बेसिकली उनका मीनिंग क्या होता है वो आपको समझाने की कोशिश की है इन अ सिंगल डेफिनेशन। ओके, तो सेशन आपके लिए रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर से देखेंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, तो इस ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी क्वेश्चंस आपके मैचिंग के फॉर्म में भी हो सकते हैं कि इन जो हमने टर्म्स लिए हैं वो बेसिकली ऐसी भी हैं कि जो आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो रहे थे, तो वहाँ एक टर्म दी है, इधर उसका डिफिनेशन दी है एंड यू हैव टू मैच बोथ द टर्म विद द डिफिनेशन। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। पहला है आपका ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, जिसको हम हिंदी में स्वायत्त विकास स्तर कहते हैं। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करता है बेसिकली, ये स्ट्रेस यानी ये फोकस करता है या फिर आप कह सकते हो कि प्रेशर डालता है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स फीलिंग। स्टूडेंट की फीलिंग पर ये प्रेशर डालता है। बेसिकली जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपका जो फोकस है, आपका जो मोटिव है वो होना चाहिए कि स्टूडेंट बेसिकली आपकी क्लास में कैसा फील कर रहा है। ठीक है, स्टूडेंट आपके क्लास में बेटर फील कर रहा है, एग्जॉस्ट फील तो नहीं कर रहा, उसको ऐसा तो नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा डरा तो फील नहीं कर रहा, उसको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा रूडली बात करता है, तो वो आपसे डर रहा है। क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका जो बिहेवियर है टूवर्ड्स स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा रूडली या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए। यू हैव टू यूज़ फ्लेक्सिबल मोड, है ना, तो आपको फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बिहेवियर जो है वो यूज़ करना है। तो मॉडरेट बिहेवियर आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो वही कहा गया है कि वाइल टीचिंग इन क्लास और वाइल डूइंग एनी अदर एक्टिविटी यू हैव टू फोकस मेनली ऑन द स्टूडेंट फीलिंग। ये जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है इसमें बेसिकली स्टूडेंट की फीलिंग का ध्यान रखा गया है कि स्टूडेंट जो है वो एक आपके पर्टिकुलर पीरियड में कैसा फील कर रहा है, डरा हुआ फील कर रहा है, एंथुजियास्टिक फील कर रहा है, हैप्पी फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड मिनिमाइजेज द वैल्यू ऑफ हार्ड थिंकिंग। आपको बच्चों को स्मार्ट थिंकिंग करानी है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल के अकॉर्डिंग आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं देना, उनको हार्ड थिंकिंग नहीं करानी, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपको नहीं देने की। कॉम्प्लेक्स आपने कोई क्वेश्चन देख दिया एंड यू सेड स्टूडेंट लाइक यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो नहीं, उनको हार्ड थिंकिंग पे फोकस, उन पे प्रेशर नहीं डालना, उन पे प्रेशर डालना है कि वो स्मार्ट थिंकिंग करें। ठीक है, आप उनको कुछ ऐसा दीजिए जिससे कि वो क्रिएटिव थिंकिंग यहाँ पर कर सकें। ठीक है, तो हार्ड थिंकिंग नहीं करानी हमें बच्चे से कौन सी थिंकिंग करानी है, तो क्रिएटिव थिंकिंग करानी है। तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल जो होता है मेनली स्टूडेंट की फीलिंग पर फोकस करता है, दूसरा हार्ड थिंकिंग की जगह क्रिएटिव थिंकिंग पर जो है वो बल देता है। क्लियर है, बस इतना ही ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल के बारे में आपको जानना है, जिसको हम हिंदी में स्वायत्त विकास स्तर कहते हैं। तो इसमें छात्रों की जो भावनाएं हैं उनके महत्व पर हमको ध्यान देना है कि भैया बच्चों की जो फीलिंग है दे आर द सुपीरियर, वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। ठीक है, बच्चा कैसा फील कर रहा है क्लास में वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और हमें जो भी क्लास वर्क जो भी हम उसको दे रहे हैं उसमें हम उसकी क्रिएटिव थिंकिंग को जो है वो यहाँ पर एनहांस करें। उससे कोई हार्ड थिंकिंग हमको नहीं करानी। एज सच हमें उसको उसके लेवल से
हाई नहीं देना, हमें उसके लेवल में ही ऐसा देना है जिससे कि वो थिंकिंग जो उसकी वो क्रिएटिव हो, वो आपका स्मार्ट थिंकिंग कर सके। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेकंड डेफिनेशन, एंड दिस डेफिनेशन इज मेमोरी लेवल। तो इट इज़ कंपैरेटिवली थॉटलेस। देखिए आपको पता है कि आपके लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। तो इसमें जो आपका मेमोरी लेवल होता है, बेसिकली ये जो मेमोरी लेवल होता है, ये हम बाकी अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें, रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें, तो इनके कंपैरिजन में बिल्कुल थॉटलेस होता है। मतलब यहाँ पर आप खुद से किसी चीज़ पर विचार नहीं करते, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला कि 2 × 4, अगर मैंने आपको बोला 2 × 4, तो फॉर दिस यू हैव टू यूज़ योर मेमोरी लेवल। अगर आपको टेबल्स लर्न होंगे देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस। येस 2 × 4 = 8। तो जैसे ही मैं आपसे बोलती हूँ 2 × 4, आपके माइंड में एकदम से आता है येस 8। तो ये क्या है? ये मेमोरी लेवल है, आपके मेमोरी में ऑलरेडी फीड है ये, क्योंकि आप बचपन से टेबल पढ़ते आ रहे हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। तो इट इज़ फीड इन योर मेमोरी। तो ये आपकी मेमोरी में फीड है बिल्कुल। इसके लिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, कुछ रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। तो ये बिल्कुल थॉटलेस है। यहाँ आप कोई भी थिंकिंग जो है, यहाँ पर कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं होती। इसीलिए कहा है कि मेमोरी लेवल जो है वो आपका कंपैरेटिवली थॉटलेस होता है। कंपैरेटिवली वर्ड जो यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये आपके बाकी के जो भी लेवल्स हैं उनके लिए यूज़ हुआ है कि उन लेवल्स में आप कहीं ना कहीं थिंकिंग करते हैं, लेकिन मेमोरी में आप बिल्कुल थिंकिंग नहीं करते, ठीक है। ये बिल्कुल आपका थॉटलेस होता है। यहाँ सिर्फ आपने जो याद कर रखा है वही आप रिफ्लेक्ट करोगे, ठीक है, सोचकर कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि फूल कितने तरह के होते हैं, सोचकर बताओ, या चलिए छोड़ो, मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर आपको मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपको फूलों की घाटी में भेज दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अब आप सोचेंगे, अब आप इमेजिन करेंगे, अब आप थिंक करेंगे कि आप फूलों की घाटी में हैं, यहाँ पे इधर उधर आपके चारों तरफ फूल हैं, तो आप क्या करोगे? स्मेल करोगे फ्लावर्स को, फ्लावर्स की फ़ोटो क्लिक करोगे, अपनी फ़ोटो क्लिक कराओगे फ्लावर्स के साथ, फ्लावर्स को मतलब तोड़ के अपने पास रखोगे, उसका फ्लावर पॉट बनाओगे, क्या करोगे? तो इस टाइप से आप आंसर करोगे, ठीक है। बट अगर मैं आप मेमोरी लेवल की बात करूं तो मेमोरी लेवल में तो मैं आपसे अगर टाइप्स ऑफ फ्लावर्स पूछती हूँ, देन मतलब कितने टाइप के फ्लावर होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर आर देयर, या टेल मी सम फ्लावर नेम, तो आप मेरे को जो आपको पता होगा वही आप मुझे बताओगे, सोच के नहीं बता सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। थर्ड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर मैं बात करूं, जिसको हम एक मिनट इसको हिंदी में नहीं देखा था, हाँ देख लेते, तुलनात्मक रूप से विचारहीन है। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल इट एम्फसाइजेज ऑन सीइंग रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड सॉलिटरी फैक्ट्स। अंडरस्टैंडिंग लेवल्स में क्या होता है, जो आपके सिद्धांत होते हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, और जो उनके मतलब जो आपके सिद्धांत होते हैं या फिर आपके जो भी तथ्य, जो भी फैक्ट्स होते हैं, उनके बीच में एक ये रिलेशनशिप जो है वो देखता है। लाइक हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रिंसिपल है, ठीक है, लाइक हम कहें कि हमारी लाइफ का प्रिंसिपल है कि वी हैव टू वर्क हार्ड या वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब इसके लिए सॉलिटरी फैक्ट ये रहेगा कि यू हैव टू यूज़ टेक्निक्स, है ना। तो टेक्निक्स का आपको इस्तेमाल करना है, तभी आपका स्मार्ट वर्क होगा। तो ये दोनों जब आपस में इंटर रिलेट करेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो प्रिंसिपल और सॉलिटरी फैक्ट्स के बीच में क्या करता है, एक रिलेशनशिप ढूंढता है। लाइक जैसे मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं से एग्जाम्पल्स को लेकर आती हूँ आपको उस टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल को इन्हांस कर रही हूँ, आपकी समझ का विकास कर रही हूँ कि आप समझें, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको आप समझो, आप उसको रटो नहीं, आप उसको अपनी मेमोरी में ना डालो, आप उसको समझो, आप उसको कनेक्ट करो, आप उसको रिलेट करो, ठीक है, अपनी डेली लाइफ से, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से आप उसको अपनी बिहेवियर में उतारो, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है बेसिकली वो होता है कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है आपके रियल लाइफ एनवायरनमेंट से। आपकी समझ का विकास यहाँ पर किया जाता है, आपको कंसेप्ट को समझाने पे फोकस किया जाता है रादर देन आपको रटाने पे। रोड मेमोराइजेशन नहीं कराते, समझाते हैं। समझाने के लिए आपको आपके रियल लाइफ से उसको कनेक्ट कराते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स का वहाँ पर यूज़ करते हैं सो दैट जो भी कंसेप्ट आपको समझाया जा रहा है आप उसको बेहतर तरीके से समझ सको और अपने बिहेवियर में उसको उतार सको। तो ये सिद्धांत और एकांत तथ्यों के बीच संबंधों को देखने पर जोर देता है। लाइक कोई भी दो चीज़ें आपको दे दी जाती हैं तो उन दोनों चीज़ों के बीच में बेसिकली रिलेशनशिप क्या है वो रिलेशनशिप आपको समझना है, ठीक है। लाइक मैंने बोला स्मेल और मैंने बोला फ्लावर। अब ये जो स्मेल है और ये जो फ्लावर है इसके बीच में क्या रिलेशन है वो आप समझो, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, है ना। कि भैया हाँ जब फूल है तो उसमें कहीं ना कहीं फ्रेगनेंस होगी, स्मेल होगी, तभी वो फ्लावर कहला रहा है, ठीक है। तो स्मेल और फ्लावर के बीच का रिलेशन हमको ढूंढना है, दैट इज कॉल्ड द अंडरस्टैंडिंग लेवल। मैं आपसे कहूँ स्वीट एंड मैं आपसे कह दूँ चॉकलेट, तो अब आप इसके बीच में जो रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। रिफ्लेक्टिव लेवल। सो रिफ्लेक्टिव लेवल, it is a problem entered and requires on the parts of learners more active participation, more imagination and creativity। देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब होता है चिंतनशील। यहाँ पर आप क्या करते हो, चिंतन करते हो, बेसिकली थिंकिंग करते हो। और थिंकिंग कैसी भी हो सकती है, थिंकिंग आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोच सकते हो कुछ भी, थिंकिंग आपकी इन्फिनिटी हो सकती है। थिंकिंग जो है आप बहुत मतलब कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है। एक जगह पर बैठकर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो। तो जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये बेसिकली आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज़ प्रॉब्लम एंटर्ड, इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये प्रॉब्लम एंटर्ड होता है और इसमें जो होता है जो पार्ट्स ऑफ लर्नर्स, जो लर्नर का जो पार्ट होता है वो एक्टिव होता है। लाइक मैंने आपको कोई प्रॉब्लम दी तो यहाँ पर जो सीखने वाला बच्चा है, जो सीखने वाला व्यक्ति है, जो लर्नर है वो एक्टिव रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको दी तो उस प्रॉब्लम पर आप सोचोगे, आप विचार करोगे तो आप एक्टिव रहोगे। मैं नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम दे दी। तो यहाँ पर यही है कि प्रॉब्लम एंटर हुई और उसके लिए जो लर्नर का पार्ट है वो एक्टिव होगा, ठीक है, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन वो यहाँ पर करेगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिवनेस उसकी यहाँ पर दिखाई देगी। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होती है, आपकी क्रिएटिवनेस यहाँ पर इन्हांस होती है। इसमें आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर सोचते हो, उसके सलीशन को जो है वो खोजते हो, ठीक है। तो ये दर्ज की गई समस्याएं हैं और इसमें शिक्षार्थियों की ओर से अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पना और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। अगर मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया, लाइक मैंने बोला आजकल ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये क्यों बढ़ रही हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछा कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका एमिशन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, तो वो आप सोच के लाओगे कि भैया एरोजल्स हम यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, हम एसी का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, वो जो है उसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप कैसे क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ट्रीज़ कट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करते चल रहे हो, रिलेट करते चल रहे हो, सोचते हुए चल रहे हो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो दैट इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जहाँ पर आप चिंतन करते हो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और आगे क्या क्या। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि अगर पानी नहीं बचेगा तो आगे क्या होगा, तो आप उसके बारे में भी सोचने लगोगे। भैया अभी तो खूब नहाते हैं, अभी तो नहाए तो बस नहाना शुरू करा तो हाँ शावर ले रहे हैं आराम से, फिर शावर नहीं मिलेगा भैया, हमको क्या करना पड़ेगा, 1-2 मग पानी मिलेगा उसी से नहाना होगा। फिर हम सोच रहे हो कैसे नहाएंगे, इतनी गर्मी में हम ठीक से क्लीन भी नहीं हो पाएंगे, है ना। तो वो जो आप थिंकिंग कर रहे हो किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कि आने वाले टाइम में क्या होगा अगर वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी, खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सब आपका किस में आ रहा है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में आ रहा है। नाउ आपकी 5th टर्म है डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। अब हम टीचिंग लेवल से हटकर
रिसर्च लेवल पर आ गए। तो डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी एक रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना है तो वहाँ आप क्या करोगे, तो केयरफुली आप चूज़ करोगे टर्म्स को, कंसेप्ट को, और उसको जो है वो डिस्क्रिप्शन दोगे अगर ज़रूरत है, और जो डिस्क्रिप्शन होगा वो आपका ऑपरेशनल होगा। ठीक है, तो जब किसी भी आप एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हो तो पहले तो आप उस रिसर्च प्रॉब्लम की टर्म सिलेक्ट करोगे बेसिकली, कि टर्म क्या है। लाइक रिसर्च प्रॉब्लम, वही मैंने जैसे अभी बोला कि आप स्कार्सिटी ऑफ वाटर सिलेक्ट कर लो या पोल्यूशन ऑफ वाटर सिलेक्ट कर लो, तो आपने पोल्यूशन ऑफ वाटर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये आपकी टर्म हो गई। अब आप इस पे कंसेप्ट लेकर आओगे बेसिकली कि पोल्यूशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो पोल्यूशन क्यों हो रहा है भैया, हम लोग सीवेज का डिस्चार्ज डायरेक्टली रिवर्स में करा रहे हैं, हमारे घर से जो भी हाउस होल्ड वाटर जा रहा है, जो हम डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं अपने कपड़े धुलने में, नहाने में, हम जिस सोप का यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कॉस्टिक सोडा मिलता है, तो वो वाटर को पोल्यूट कर रहा है ना, तो वो भी डायरेक्टली डिस्चार्ज हो रहा है रिवर्स में। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि रिवर्स वगैरह में हम एनिमल्स वगैरह को बात करा रहे हैं। ठीक है, इरिगेशन में जब हम एग्रीकल्चर फील्ड्स की अगर हम बात करें, वहाँ हम फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर फील्ड में जब हम बारिश वगैरह होती है तो वो सारा का सारा बहकर तालाबों में जा रहा है, तो इस वाटर पोल्यूट हो रहा है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम थी पोल्यूशन ऑफ वाटर, दैट इज़ द टर्म, एंड कंसेप्ट उसका ये था कि वो कैसे कैसे हो रहा है, तो वैसे हो रहा है। अब हमें उसका ऑपरेशनल डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर अब देना है। तो ऑपरेशनल डिस्क्रिप्शन हम कैसे देंगे कि भैया हमको क्या करना है, इको फ्रेंडली, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हमें वहाँ पर इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है। ठीक है, हमको जो वाटर है जो हम डायरेक्टली रिवर बॉडीज़ में, वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देते हैं, उसको हमें ट्रीट करा के डिस्चार्ज करना है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को अगर आप डिफाइन करते हो तो पहले आप उसकी टर्म चूज़ करते हो, बेसिकली टर्म क्या है, फिर उसका कंसेप्ट देखते हो क्या कंसेप्ट है, और फिर उसमें आप कैसे जो है वो डिस्क्रिप्शन उसका दे सकते हो। ठीक है, कैसे आप उसके लिए प्रिवेंशन दे सकते हो। तो शोध समस्या को आप कैसे परिभाषित करोगे, तो यदि आवश्यक हो तो परिचालन विवरण के साथ शब्दों और अवधारणाओं का सावधानी पूर्वक आप चयन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोथेसिस मेकिंग। हाइपोथेसिस मेकिंग, आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल फॉर सेटिंग अप अ प्लॉसिबल रिलेशनशिप। यानी हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना का निर्माण करना। तो परिकल्पना का निर्माण एक प्रशंसनीय संबंध स्थापित करने के लिए चर की पहचान करना होता है। जब आप किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, एक प्रशंसनीय संबंध स्थापित करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कि आपने क्या करा, अपना हाइपोथेसिस बनाया। यानी कि आइडेंटिफाइंग दी वेरिएबल आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, लाइक जैसे मैंने आपको बोला कि वाटर जो है वो मेजर कंसर्न है आपका, तो आपने उस वाटर में एक वेरिएबल सिलेक्ट कर लिया कि भैया वाटर में क्या हो रहा है, बीओडी की डिमांड, बीओडी जो है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है, सीओडी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, अल्कलिनिटी बढ़ रही है वाटर में। तो ये आपने वेरिएबल्स निकाले कि बेसिकली वाटर पोल्यूट क्यों हो रहा है, ये पर्टिकुलर वाटर पोल्यूट क्यों है, तो ये पर्टिकुलर वाटर पोल्यूट है जस्ट बिकॉज ऑफ बीओडी, सीओडी, अल्कलिनिटी। तो ये आपने क्या कर लिए, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए। जब आपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए तो अब आप इनका एक रिलेशनशिप जो है वो सेट कर सकते हो कि वाटर जो है अगर इसमें इतनी मात्रा से ज़्यादा बीओडी या सीओडी या अल्कलिनिटी होगा तो वाटर पोल्यूटेड होगा। यानी कि हमें क्या करना है, हमें बीओडी, सीओडी एंड एल्कलिनिटी का जो अमाउंट है, जो उसकी जो मात्रा है, उसको जो हमें है वो मॉडरेट लेकर आना है। उसको हमें अकॉर्डिंग टू जो उसकी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उस तक उसको लेके आना है। ठीक है, तो ये आप बना रहे हो हाइपोथेसिस। ठीक है, जिसे मैं आपको एक जनरली वे में ऐसे ही बताती हूँ कि मान लीजिए हमने बोला कि हमारे घर पे साफ़ सफाई के चले मान लेते, घर में एक जनरल एग्जांपल ले रही हूँ कि आप अपने कपड़े धुल रहे हो, ठीक है, तो क्या देख रहे हो कि कपड़े जो हैं वो साफ़ नहीं हो रहे, ठीक है, कपड़े साफ़ नहीं हो रहे, कपड़े धुले जा रहे, कपड़े साफ़ नहीं हो रहे। तो कपड़े साफ़ क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हम जो डिटर्जेंट का यूज़ कर रहे हैं वो हम
अभी जो है मान लीजिए 1 स्पून डिटर्जेंट डाल के कपड़े धुल रहे हैं तो हमारे कपड़े साफ़ नहीं हो रहे, तो कल हम क्या करेंगे 2 स्पून ऑफ डिटर्जेंट डाल के देखेंगे, हाँ आज हमारे कपड़े साफ़ हुए। तो हमने हाइपोथेसिस बनाई कि अगर हम 4 क्लोथ्स को वॉश कर रहे हैं तो हम 2 स्पून जो है वो डिटर्जेंट का डालेंगे। ऐसे ही अगर हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, हम चावल बना रहे हैं, तो हमने बोला अगर हम 1 गिलास चावल ले रहे हैं तो हम उसमें 1 गिलास जो है वो पानी डालेंगे तो हमारे चावल बन जाएंगे। ये क्या है, हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी परिकल्पना का निर्माण कर रहे हो। आपने वेरिएबल आइडेंटिफाई करा कि हमको बनाना है चावल, ठीक है। तो चावल बनाने के लिए करना क्या है, 1 गिलास चावल लेने हैं, 1 गिलास पानी लेना है। क्लियर। नेक्स्ट, ड्राइंग रिसर्च सैंपल। अब रिसर्च सैंपल ड्रॉ करना, तो रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द यूनिट चूजन। यस, जब आप रिसर्च सैंपल बना रहे हैं, जब आप शोध नमूना बना रहे हैं, तो जो भी आपकी यूनिट्स हैं, जो कि आपने यूनिट्स चूज़ की हैं, जो आपकी चुनी गई इकाइयाँ हैं, उनको आपको प्रतिनिधित्वशीलता देनी है। उनको आप वो मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लाइक हम एक पर्टिकुलर रिसर्च की बात करें, लाइक मान लीजिए हम सॉइल पे वर्क कर रहे हैं, तो हम सॉइल की यूनिट्स जो है वो सेट कर लेंगे पहले कि हमें सॉइल में कौन कौन से पैरामीटर्स को मेज़र करना है। तो जब आप रिसर्च सैंपल बना रहे होते हैं, जब आप उसका नमूना बना रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पे यूनिट्स दे देनी है। और यूनिट्स कैसे देंगे, लाइक आपने किस किस पर्टिकुलर एरिया से जो है वो सैंपल कलेक्ट किया है। लाइक ये मान लीजिए आपने किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से किया है, ये ए प्लेस से किया है, ये बी प्लेस से, ये सी प्लेस से, ये डी प्लेस से। तो आपने रिसर्च सैंपल्स बना लिए कि ये रिसर्च सैंपल ए, रिसर्च सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी, सैंपल डी। अब जब आप इनके पैरामीटर्स देखोगे तो आप देख पाओगे कि किस जगह का सैंपल में आपको क्या क्या वेरिएशंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से आप शोध नमूना बनाते हैं जो खुद को, जो सैंपल है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। लाइक सैंपल ए जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है। लाइक हम अगर बरेली की बात करें तो बरेली कॉलेज हम ले लेते हैं। बरेली कॉलेज के पास से हमने मिट्टी ली, उसको हमने सैंपल ए का नाम दे दिया। अवंतीबाई कॉलेज से हमने मिट्टी ली, उसको हमने सैंपल बी नाम दे दिया। तो ये आपका सैंपल बनाना प्रोसेस कहलाता है। और ये सैंपल जो, अब ये सैंपल ए जो है ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये बरेली कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब बरेली कॉलेज में क्या क्या है, ये अब उसका प्रतिनिधित्व करेगा कि उसकी सॉइल में क्या क्या पाया जा रहा है, कितनी अफेक्टेड है, कितनी अफेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट, हमने परिकल्पना बनाई, हमने पहले हाइपोथेसिस बनाई थी। चावल बनाने के लिए 1 गिलास पानी और 1 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमने हाइपोथेसिस बनाई। अब हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। तो जब हम 1 गिलास पानी और 1 गिलास चावल बनने रखेंगे और हमारे चावल बिल्कुल सही बनेंगे जैसा हम चाह रहे थे, इट मीन्स हमारी हाइपोथेसिस सही थी। तो आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऐसे करोगे। 2 स्पून डिटर्जेंट डाल के हमारे जो 4 नंबर ऑफ क्लोथ्स थे वो बिल्कुल साफ़ हो गए, ठीक है। ये हाइपोथेसिस हमने बनाई थी कि 4 क्लोथ्स के लिए हम 2 स्पून डिटर्जेंट ले रहे हैं और फिर हमारे कपड़े अगर साफ़ हो गए, इट मीन्स हमारे हाइपोथेसिस सही रही। बट अगर हमने 2 स्पून डालने के बाद भी हमारे कपड़े साफ़ नहीं हो रहे, यानी कि हमारी हाइपोथेसिस यहाँ पर सही नहीं बैठी। तो हम जो भी हाइपोथेसिस बनाते हैं अपनी किसी भी एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, तो अगर वो वर्क कर रही है, जो हमने बनाया एज इट इज़ वर्क कर रही है, इट मीन्स वो ठीक है। नहीं कर रही तो वो हाइपोथेसिस गलत है। तो यहाँ पर हम वही कहेंगे, अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस। हम डेटा एनालिसिस के लिए जिन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट हैं या फिर नहीं है। तो डेटा विश्लेषण के लिए जो उपयुक्त सांख्यिकी तकनीक है उनको हम देखते हैं कि वो सही से काम, मतलब एज इट इज़ वर्क कर रही हैं या फिर नहीं, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट, अब आपका आता है प्लेकेटिंग। तो प्लेकेटिंग क्या है, प्लेकेटिंग का मतलब होता है शांत करना, यानी कि आप किसी, जब टॉकिंग इन एन इंटीग्रेटिंग वे, यानी जब एकीकृत तरीके से बात की जाए। लाइक हम आपको क्लास में जब क्वेश्चन पूछते हैं कि आर यू रेडी फॉर स्टडी, तब आप जब एक साथ बोलते हो यस मैम, ठीक है, तो दैट इज़ टॉकिंग इन एन इंटीग्रेटेड वे, दैट इज़ प्लेकेटिंग, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि आपने बोला यस मैम, उसको आप सब शांत हो गए। या फिर मैं आपसे कह रही हूँ यस बी क्वाइट एवरीवन, तो मैं क्या कर रही हूँ, प्लेकेटिंग कर रही हूँ, यानी कि इंटीग्रेटेड वे बोली कि सबके सब शांत हो जाओ, नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन, पूरा क्लास शांत हो जाओ, तो दैट इज प्लेकेटिंग। जब मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ना बोलूँ, जब मैं सबके लिए बोलूँ और क्या बोलूँ, किसी तरह से शांत कराने की बात मैं अगर करूँ, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मैं कह रही हूँ अरे 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 बस काम डाउन एवरीवन,
स्टॉप नाउ एवरीवन। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक तरह से आप किसी भी काम के लिए जा रहे थे, मैं उस काम से आपको शांत करा रही हूँ, यानी मैं क्या कर रही हूँ, प्लेकेटिंग कर रही हूँ, इंटीग्रली बात कर रही हूँ, सबको एक साथ लेके बात कर रही हूँ, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी चीज़ के लिए। खाना खाने लाइक मान लीजिए खाना खाने की बात है, मैं कह रही हूँ सब चलो खाना खा लो, तो ये इंटीग्रेटेड वे हुई, प्लेकेटिंग हुई। मैंने कहा सिर्फ राम चलो खाना खा लो, तो ये इंटीग्रेटेड वे में मैंने बात नहीं की, ठीक है। तो का मतलब बेसिकली होता है कि जब आप एकीकृत तरीके से जो है वो बात करते हो। नेक्स्ट है आपका ब्लेमिंग तो आपको सिंपल पता है, ये आप टर्म बहुत अच्छे से जानते हो, जब हम किसी दूसरे को ब्लेम करते हैं किसी भी काम के लिए। अच्छा पानी गिर गया, तुमने गिराया, तुम्हें पानी यहाँ रखना ही नहीं चाहिए था, अगर तुमने पानी यहाँ टेबल पे नहीं रखा होता ना तो पानी गिरता नहीं, ठीक है। तो ब्लेम कर रहे हैं हम किसी को। अच्छा होमवर्क नहीं करके ला पाए, क्योंकि तुम मेरी कॉपी ले गए थे ना, इसलिए मैं होमवर्क करके नहीं ला पाई, अगर तुमने मेरी कॉपी दे दी तो मैंने होमवर्क कर लिया होता, चाहे आप होमवर्क नहीं करते तब भी, ठीक है। तो दूसरों को ब्लेम करना है, आपकी कॉपी आप खुद ले जाना भूल गए थे, लेकिन आपने ब्लेम करा कि तुमने मुझे मेरी कॉपी नहीं दी इसलिए मेरा होमवर्क नहीं हुआ, ठीक है। तो दोष देना, दोष ढूंढना और श्रेष्ठ के रूप में जो है वो यहाँ पर कार्य करना। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटिंग, तो बीइंग ओवर करेक्ट। कंप्यूटिंग का मतलब बहुत ज़्यादा करेक्ट होना। हम कंप्यूटर को बोलते हैं ना कि कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं करता। अगर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन हाँ आप जब खुद से कैलकुलेट करोगे कोई बड़ी डिजिट तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत फॉल्ट वहाँ देखने को मिल जाएगा, बट जब कंप्यूटर उसको कैलकुलेट करेगा तो कोई फॉल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो कंप्यूटर है उससे इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि कंप्यूटिंग का मतलब होता है ओवर करेक्ट, मतलब सही होना तो सही है, उससे भी ज़्यादा सही होना, तो अति सही होना, ठीक है। कंप्यूटिंग का मतलब कंप्यूटर से कनेक्ट करके सीखना कि कंप्यूटर जो कोई गलती नहीं करता, बिल्कुल सही रहता है, एक्यूरेट रहता है, इसलिए कंप्यूटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सही। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रैक्टिंग, तो डिस्ट्रैक्टिंग टर्म से आप समझ रहे हो डूइंग और सेइंग व्हाट इज इररिलेवेंट, कुछ ऐसा करना, मतलब अपना ध्यान भटकाना, जो नहीं करना चाहिए था वो करना। क्लास में पढ़ाया जा रहा है बट पढ़ नहीं रहे, कहीं और ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान क्लास में टीचर जो है वो कंसेप्ट पढ़ा रही है और आप कहाँ बिजी हैं अपने फ्रेंड से टॉकिंग में, तो आप अपना ध्यान क्या कर रहे हो, भटका रहे हो, लक्ष्य से हटा रहे हो, ठीक है ना। अब ये कुछ फुल फॉर्म हो गई। HDD की अगर मैं बात करूँ तो ये आप याद रखेंगे, आपसे ICT में पूछा जाएगा। तो HDD जो है वो आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, रैम जो है वो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, रोम जो है वो आपकी नॉन राइटेबल मेमोरी होती है, इसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ये याद रख लो। HDD आपकी एक्सटर्नल मेमोरी, रैम वॉलेटाइल मेमोरी एंड रोम आपकी नॉन राइटेबल मेमोरी, दैट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। CRT का मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट CRT जो है बेसिकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, जो क्या करती है, विजुअली किसी भी एक पर्टिकुलर इमेज को जो है वो दिखाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एंशियंट वैदिक एजुकेशन, तो एंशियंट वैदिक एजुकेशन में क्या होता है आपका एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। पहले क्या हुआ करता था, जो वैदिक नॉलेज की यहाँ पे वैदिक एजुकेशन की बात हो रही है, यानी उस टाइम के एजुकेशन, जब ये बहुत पहले का टाइम था, लाइक जब हमारे आपने सुना होगा कि भगवान श्री राम जो थे वो गुरुकुल में पढ़ने गए थे, ठीक है ना। तो गुरुकुल में उनको जो पढ़ाया जा रहा था दैट इज़ एंशियंट वैदिक एजुकेशन। किसी भी ऋषि मुनि के आश्रम में जाके वो जो शिक्षा ग्रहण किया करते थे उसको एंशियंट वैदिक एजुकेशन कहा जाता है। उस एंशियंट वैदिक एजुकेशन में क्या होता था, आपकी नॉलेज का, आपके एक्सपीरियंस का जो था एनरिचमेंट होता था। लाइक आपको कोई भी नॉलेज दी जाती थी उसका आपको एक्सपीरियंस कराया जाता था, ठीक है। आपको कोई भी तथ्य पढ़ाए जाते थे तो वो उसका आपको अनुभव भी कराया जाता था। तो उस टाइम पे आपकी शिक्षा का, आपके ज्ञान का, आपकी नॉलेज का, आपके अनुभव को वहाँ पे बढ़ावा मिलता था। किसमें, प्राचीन वैदिक शिक्षा में। अब तो हम सब कुछ एक्टिविटी वेस्ट करते हैं, तो उस एक्टिविटी वेस्ट में हम बस ये चाहते हैं कि बच्चे के पास कंसेप्ट पहुँचे, वो खेल खेल में सीखे। तो इतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि ये ठीक है, अच्छी बात है कि एक्टिविटी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा एंशियंट वैदिक एजुकेशन था वहाँ जो नॉलेज और एक्सपीरियंस था वो यहाँ नहीं है, क्योंकि बच्चे इसको खेल में ही ले लेते हैं, पढ़ाई में नहीं लेते। बहुत कम ही होते हैं जो सीखते हैं, अदरवाइज सब इसको एज अ प्ले ही यूज़ करते हैं। चलिए कोई नहीं। पोस्ट वैदिक एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो अभी पोस्ट वैदिक एजुकेशन में क्या हुआ, नॉलेज जो थी पोस्ट वैदिक एजुकेशन जब आई, वैदिक एजुकेशन के बाद में जो एजुकेशन आई उसने क्या करा, यहाँ वहाँ पर जब शिक्षा आई तो उसका मतलब था कि जो कुछ गलत हो रहा है उसको सही कर देना। तो रिजल्ट इन वाइपिंग आउट फॉल्सहुड, ज्ञान के परिणाम स्वरूप मिथ्यात्व का नाश होता है। मतलब पोस्ट वैदिक एजुकेशन में ये कहा गया कि अगर आप में ज्ञान है, अगर आप में शिक्षा है, तो जो गलत हो रहा है आप उसको सही करोगे। शिक्षित व्यक्ति गलत नहीं होने देगा, गलत को सही करेगा, ठीक है। उत्तर वैदिक, तो ज्ञान के परिणाम स्वरूप मिथ्यात्व का नाश
होता है। अब ब्राह्मणिक एजुकेशन, तो ये वही ब्राह्मण्स को जो एजुकेशन दी जाती थी जो कि ऋषि मुनि के आश्रम में हुआ करती थी, वही आती है यहाँ पर। उसमें जो है आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग, आपका चरित्र का निर्माण होता था, आपको आत्म साक्षात्कार कराया जाता था, आपको आत्म अनुभूति कराई जाती थी जैसे गौतम बुद्ध ने की थी। ठीक है, आप खुद से खुद को पहचान पाते थे कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या मेरे अंदर कैपेसिटीज़ हैं। नेक्स्ट है आपका बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसमें बुद्धिस्ट सिस्टम एजुकेशन था, वहाँ इक्वालिटी थी कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में इक्वालिटी फाउंडेशन था। ये नहीं कि स्टूडेंट या टीचर किसी भी बैकग्राउंड से है बट वो सब इक्वल हैं वहाँ। ठीक है, तो बुद्धिस्ट में इक्वालिटी थी, सब एक हैं, टीचर भी है, स्टूडेंट का रिलेशनशिप सेम है। टीचर जो है वो, हम जैसे ब्राह्मणिक एजुकेशन में गुरु है तो शिष्य जो है गुरु के पैर भी दबाया करते थे, शिष्य जो है वो गुरु का काम भी किया करते थे। बट बुद्धिज्म में शिक्षक और छात्र का जो रिलेशनशिप था वो इक्वल था, उसमें कोई जो था सुपीरियर नहीं था। ठीक है, तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में समानता थी, छात्र और शिक्षक के संबंध की वही नींव थी। मोनोलॉजिक टीचिंग मेथड, तो यहाँ पर मोनोलॉजिक टीचिंग मेथड में टीम टीचिंग हुआ करती थी, डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ करता था। चलिए काफ़ी है अभी, तो इसको हम चलिए नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। तो कुछ हमने मोनोलॉजिक से हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि डायलॉग है। हाँ, तो मोनोलॉजिक टीचिंग मेथड से हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। देखिए हमने जो टर्म्स लिए हैं ये टर्म्स से आपको ज़रूर डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से इसको समझिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड ऑल्सो गिव सजेशंस कि आप किस टाइप की वीडियोस चाह रहे हैं। एज अभी सभी का जो मन है ना वो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा कि बेसिकली पेपर, कोई कह रहा पेपर लीक हो गया, कोई कह रहा नहीं पेपर लीक नहीं हुआ, कोई कह रहा री एग्ज़ाम होगा, फिर कहा जा रहा नहीं री एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अभी जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है मैं समझ रही हूँ कि वो स्टेबल नहीं है, सभी के सब इस टेंशन में है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या डायरेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपका पढ़ने में भी दिमाग नहीं लग रहा, माइंड नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, मत पढ़ो, बट फिर भी एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन जो हो रहा है लेट इट बी, उसको होने दो और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। ठीक है, एग्ज़ाम होता है तब भी बेटर है, नहीं होता है तो देखिए नॉलेज हमारे पास अगर आ रही है तो हमारा कुछ वेस्ट नहीं जा रहा। ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अब ये मत सोचिए एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।